में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और वीकली एक्सपायरी से एक दिन पहले भारतीय बाजारों में जो रफ्तार बनी थी कल, वो आज फिजल आउट होते हुए दिखाई पड़ी। वैसे भी जो कल की तेज़ी थी वो एक डेड कैट बाउंस की तरह देखा भी जा रहा था कि एक शॉर्ट कवरिंग मार्केट ट्रिगर कर सकती थी और शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली भी। इंटरनेशनल क्यूज़ को पिकअप किया और उसको होल्ड किया, थोड़ा तेज़ी दिखाई थी। आज वापस वही फिजल आउट होते हुए दिखाई पड़ी और ऑब्वियसली बात है आज बहुत सारे क्यूज़ ऐसे थे। इंटरनेशनल क्यूज़ वीक थे, डाउ भी नीचे था, 500-600 पॉइंट नीचे वो कामकाज कर रहा है। प्लस यूरोपियन मार्केट्स करीब 1.5% नीचे कामकाज करते हुए, तो वहाँ से भी क्यूज़ मार्केट ने उठाया नेगेटिव साइड पर। प्लस सेंटिमेंट वाइज भी इंडियन मार्केट में जो बिकवाली का दौर है वो लगातार बना हुआ है और अभी भी जारी है, वहाँ पर बिकवाली बता देखी ही जा रही है, तो वो भी एक नेगेटिव ट्रिगर के तौर पर कामकाज कर रहा है। डॉलर लगातार मजबूती दिखा रहा है, नए रिकॉर्ड स्तरों पर रुपया कमज़ोरी की तरफ जाता हुआ दिखाई पड़ा है। नया रिकॉर्ड कमज़ोरी का स्तर रुपया ने छुए। हालांकि क्रूड में गिरावट है, ये एक अच्छा ट्रिगर ज़रूर है, लेकिन क्योंकि डॉलर रुपये की इक्वेशन इस तरह की है कि बहुत ज़्यादा कुछ बड़ा बेनिफिशियरी शायद हमारे लिए रहेगा नहीं, तो इस तरह की सिचुएशंस के बीच में मार्केट ने आज फिर एक बारी नेगेटिव क्यूज़ दिखाए, नेगेटिव वीकनेस देखने को मिली और गिरावट के साथ ही बंद होते हुए दिखाई पड़े। सेंसेक्स में करीब 700 अंकों के आसपास का फॉल, मिड कैप स्मॉल कैप दोनों इंडिसेस करीब 1.5% या 2% के आसपास के फॉल के साथ आज बंद होते हुए दिखाई पड़े। ओवरऑल मार्केट के ऊपर पहले नज़र डाल लेते हैं तो कुछ आंकड़ों के लिहाज से मिड कैप स्मॉल कैप दोनों में प्रेशर, बीएससी के सभी सेक्टोरल इंडिसेस में गिरावट दिखने को मिली। मेटल एनर्जी सबसे ज़्यादा आज टूटते हुए दिखाई पड़े, स्पेशली मेटल, जहां पर आज तेज़ बिकवाली ज़्यादा, कमोडिटी प्ले जो था पूरा ही टूटा। ओएनजीसी ऑयल तो है ही, साथ साथ पूरा मेटल, जेएसडब्ल्यू, टाटा स्टील, हिंडाल्को, हिंदुस्तान जिंक, वेदांता, वापस आज प्रेशर यहाँ पर प्रिवेल होता हुआ दिखाई पड़ा। पावर, रियल्टी, ये और इंडिसेस थे जो कि 2% के आसपास के फॉल के साथ आज बंद होते हुए दिखाई पड़े। आईटी, एफएमसीजी, बैंक और ऑटो ये कुछ ऐसे शेयर थे जहां पर भी प्रेशर आता हुआ दिखाई पड़ रहा था, तो ओवरऑल एक वीकनेस प्रिवेल कर रही थी। हालांकि आईटी में मिड कैप आईटी जो था वो थोड़ा सा सेलेक्टिव था। बिरला सॉफ्ट, एम्फेसिस, इन्फोसिस, टीसीएस, ये कुछ ऐसे नाम थे जहां पर थोड़ी बहुत खरीदारी ज़रूर देखने को मिल रही थी, लेकिन ओवरऑल मूड माहौल जो था, सेंटिमेंट जो था, थोड़ा वीक साइड पे ही मार्केट के लिए आज ट्रेड कर रहा था। इंडिविजुअल स्टॉक स्पेसिफिक स्टोरीज मार्केट के अंदर आज कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रहे थे, जहां पर थोड़ी बहुत बाइंग थी, लेकिन ओवरऑल मार्केट्स के अंदर आज सेंटिमेंट वीक साइड पे ही आपको दिखाई पड़ेगा। और ये प्रेशर कब तक प्रिवेल करेगा कहना मुश्किल है, लेकिन हाँ अभी के लिए एटलीस्ट ये मार्केट्स के अंदर जो प्रेशर है वो ज़रूर बना हुआ है। चलिए सवाल जवाब का सिलसिला शुरू कर लेता हूँ और कुछ सवालों को शामिल करने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहला सवाल जो मेरे पास आया है वो है बजाज फाइनेंस 20 शेयर 5600 रुपये के दाम पर। हर्षद जी का शायद सवाल था, मैं नाम नहीं पढ़ पाया, लेकिन हर्षद जी देखिए, बजाज फाइनेंस अगर आप निफ्टी के जो टॉप 15 कंपनीज हैं उनके CAGR चेक करेंगे, CAGR यानी कि हर साल एनुअल ग्रोथ रेट क्या है उनका, तो उसमें सबसे ऊपर बजाज फाइनेंस दिखेगा आपको। उसकी एक वजह भी है कि बजाज फाइनेंस बहुत लो बेस से चला था, और दूसरी वजह कि बजाज फाइनेंस ने एग्जॉर्बिटेंट अपने बिजनेस के अंदर चेंज किया था, जो कि पिछले 10 साल में एप्लीकेबल है। वो करीब 50-60% के आसपास का गेन है। अगर इन आंकड़ों को देख के आपने नंबर में लिया है तो वो शायद रिपीट ना हो, क्योंकि ऑलरेडी बहुत छोटे बेस से चला है। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि नहीं इस तरह ही ग्रोथ इतने बड़े बेस के साथ ही ग्रो नहीं कर पाएगा, तो वो भी गलत है, ये ग्रो कर सकता है। बजाज फाइनेंस के वन ऑफ द लार्जेस्ट बिजनेस में आता है इनका बजाज ऑटो का फिनेंसिंग कारोबार भी, वो भी एक कारोबार इनके अंडर में आता है। प्लस कंज्यूमर ड्यूरेबल फाइनेंस भी इनका महारत है, जिसमें ये सबसे बड़े लीडर थे, जहां बाकी बैंक्स NBFCs उतरे हैं, तो वो स्पेस भी मजबूत रहेगा। फेस्टिवल डिमांड, अच्छा मानसून, ये सब ट्रिगर इनके लिए काम करता है। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये डिमांड वापस रिवाइव करेगी, सिचुएशन ईज आउट होगी, तो ये कंपनी ठीक है, आपने कंपनी ख़राब नहीं ली हुई है, सही दाम पर भी लिया है, उसमें कोई ख़राबी नहीं है, लेकिन थोड़ा सा समय देंगे तो ही आपको यहाँ पर कुछ सिचुएशन बेटर होते हुए दिखाई पड़ेगी। देखिए अभी के बाज़ार में अगर पैसा आपका अपना है और अगर आपने पैसा किसी अच्छी कंपनी में डाला है तो एटलीस्ट घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप कुछ नहीं कर सकते तो आप सिर्फ बैठ के भाव देखिए, वो भी नहीं देख सकते वही बंद कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन नई खरीदारी नहीं कर सकते, पैसे नहीं है, कोई बात नहीं, आप सिर्फ और सिर्फ समय दीजिए। कुछ दिन कुछ ना करना भी कभी कभी बेनिफिशियरी होता है ना, क्रिकेट में तेज़ बॉल आती हुई डक कर दीजिए, एक ही ओवर तो रहेगा, वो ओवर निकलने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह की सिचुएशंस है, थोड़ा वेट करिए, कंपनी ठीक है, इतनी जल्दी पैनिक में मत आइए। ओके, 500 शेयर हैं ट्राइडेंट के। त्रिलोकसा भी ये थोड़ा ज़्यादा भागा हुआ शेयर है, अगर आपने गौर से इसको देखा हो तो 7 रुपये का शेयर था जो 60 रुपये तक गया था, 7 to 60। उसकी वजह एक तो ये एडजस्टेड दाम था 7 रुपये, ऐसा नहीं था कि इसका मेडन दाम था, वो स्टॉक स्प्लिट के बाद ये 7 रुपये आया था।
ये कंपनी में दो तरह के बिज़नेस हैं और दोनों तरह के बिज़नेस साइक्लिकल हैं। पहला पेपर और दूसरा टेक्सटाइल। ये दोनों मतलब कारोबार तो ठीक है, कारोबार में दिक्कत नहीं है, लेकिन इनके मोमेंटम जो होते हैं स्टॉक के वो साइक्लिकल होते हैं। अच्छा, ट्राइडेंट के साथ एक अच्छी चीज़ क्या है कि ये बड़े ही लार्जेस्ट एक्सपोर्टर हैं यूएस मार्केट में। तो जैसे जैसे डॉलर की स्ट्रेंथ हो रही है, रुपया वीक हो रहा है, वो इनके लिए एक बेनिफिशियरी या एक अच्छा ट्रिगर के तौर पे कामकाज करता है एक्सपोर्ट मार्केट में, क्योंकि डोमिनेंस है इनकी। तो वो कंपनी के लिए अच्छा ट्रिगर है। जो तकनीकी जानकार से हमारी कुछ दिन पहले बात हुई थी, उन्होंने तो 36 रुपये का लेवल कहा था कि जो एक सपोर्ट के तौर पे कामकाज करेगा। वो अगर आप ध्यान दे पा रहे हैं तो उसको आप ज़रूर देखिए, लेकिन दो चीज़ों में ध्यान रखिएगा। एक, इनके लिए ये क्वार्टर थोड़ा सा या 2 क्वार्टर थोड़े से बेनिफिशियरी रह सकते हैं। इनपुट कॉस्ट का इम्पैक्ट रहेगा, लेकिन डॉलर इक्वेशन इनके फेवर में है, तो ये पार्ट तो बेनिफिशियरी है। नुकसान वाला पार्ट है कि बहुत भागा हुआ शेयर है, तो थोड़ा बहुत केविएट ही रहेगा। बहुत बड़े गेन की उम्मीद ना रखें, लेकिन थोड़ा बहुत मार्जिनल गेन आए, कॉस्ट से ऊपर आए, तो आप निकलने की कोशिश कर सकते हैं यहाँ पे। ओके, विप्रो 200 शेयर 562, एनसीसी 400 शेयर 70 रुपये के दाम पर। आप कभी जवाब नहीं देते रजत जी, आज भाव दिखा, आज पहली बार सवाल दिखा तो पहली बार जवाब दे रहा हूँ। अच्छा देखिए रजत जी, विप्रो के केस में कंपनी सही है। इनफैक्ट आईटी में निफ्टी की सबसे सस्ती कंपनी वैल्यूएशन वाइज से दिखाई पड़ेगी, डिस्पाइट की बहुत बड़ा रनअप दिखाया हुआ है स्टॉक ने, क्योंकि इनकी अर्निंग इतनी अच्छी थी कि उससे सपोर्ट आ गया। विप्रो में तो आप कुछ भी ऐसा परेशान होने वाली चीज़ नहीं है, क्योंकि आईटी ही एज अ पैक में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस वो थोड़ा ऑलरेडी बहुत भागा हुआ था तो ईज आउट हो रहा है, तो वहाँ तो कोई सिचुएशन में ख़राबी नहीं है। एनसीसी केस में आप एक बार को थोड़ा कंसर्न हो सकते हैं। कंपेरेटिवली इन दोनों में वो ज़्यादा ख़राब सिचुएशन में है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर का ऐसा कोई स्टॉक मेरी याददाश्त में नहीं पड़ता पिछले 2 डिकेड, 1.5 डिकेड में जिसने बहुत पैसा बना के दिया हो। मिसाल के तौर पे आपको मैं पूरी सूची गिना दूं तो आप उसमें अशोका बिल्डकॉन, दिलीप बिल्डकॉन, एनसीसी, एचसीसी, जीएमआर, आईआरबी, ऐसा कोई भी नाम उठा के देख, सद्भाव, वैस्कॉन, कोई भी नाम उठा के देख सकते हैं जो इंफ्रा में हो या कंस्ट्रक्शन में हो, क्योंकि ये मोमेंटम इनमें आता है और ये बहुत सारा बिजनेस इनका अलग अलग चीज़ों पे चलता है। गवर्नमेंट के ऑर्डर्स, उनका पैसा। एनसीसी बहुत वन ऑफ द लार्जेस्ट प्लेयर है एनएचएआई के ऑर्डर एग्जीक्यूट करने वाला, लेकिन अब वो एनएचएआई में किसकी सरकार, किसकी तरफ से ऑर्डर, ये चीज़ अटकती हैं। फिर पेमेंट का डिले, इनपुट कॉस्ट का इम्पैक्ट, एक प्रोजेक्ट पूरा किया, इनपुट कॉस्ट बढ़ गई, उसका रियलाइजेशन कम आया, जब तक आया तब तक पैसा निकल गया, हायर डेट, इंटरेस्ट बढ़ रहे हैं, तो ये सब तरह की चीज़ें इनके साथ हमेशा रहती हैं। तो इंफ्रा के लिए अगर आप प्रॉक्सी प्ले खेलना चाहते हैं तो एल&टी इज़ द बेस्ट, लेकिन अगर आप प्रॉक्सी नहीं खेलना चाहते हैं तो डायरेक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर में ऐसी कोई कंपनी मुझे याद पड़ती नहीं जिसे कहीं पैसा बना कर दिया हो। हाँ, एक एलिकॉन इंजीनियरिंग बनाती है, लेकिन उसमें भी न्यूज़ फ्लो वही है कि कोई कंपनी से एक्वायर करने वाली है, या एहलू वालिया मूव करता है बीच में, या एक्शन कंस्ट्रक्शन मूव करता है बीच में। ये सब तरह के ट्रिगर में बीच बीच में चलते हैं, लेकिन एक तरफा पैसा बना के देने वाला वेल्थ क्रिएशन स्टोरी इनके साथ थोड़ी टफ होती है, तो ज़रा उसका ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर शायद इंटरेस्ट का भी एक खेल ज़्यादा रहता है, और जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट सिनेरियो बढ़ रहा है, ब्याज दरें बढ़नी शुरू हुई हैं, तो हाई डेट वाली कंपनियों के ऊपर ज़्यादा बड़ा कंसर्न। तो यहाँ कैश रिच कंपनियाँ ढूंढिए जिनके पास ज़्यादा अच्छी बुक्स हैं, तो उस तरह से आप एक बार को देखिएगा। लेकिन विप्रो के केस में आपको घबराने की जरूरत नहीं, वहाँ टीसा बने रह सकते हैं। ओके, बेटर ऑप्शन टू ओन बालाजी या अल्काइल? देखिए साहब, ज़्यादा बेटर तो बालाजी दिखता है दोनों में, लेकिन एक बारी मतलब मैं इसमें बहुत ज़्यादा सर्टेन इसलिए भी नहीं हूँ कि दोनों की बैलेंस शीट मैंने नहीं देखी कि ज़्यादा बेटर वैल्यू किसके अंदर है, वो मैं देख के आपको ज़रूर रिवर्ट कर दूंगा इसके ऊपर। लेकिन हैविंग सेड दैट, केमिकल स्टोरी में इनपुट कॉस्ट जो बढ़ी है और चाइनीज़ प्लांट शटडाउन से डिमांड, ये दो चीज़ें बहुत क्रूशियली प्ले करती हैं रोल। तो इन दोनों को का समन्वय देख लिया कि इसी तरह का मूव आया था लास्ट टाइम जो आया था, तो वो देखने के बाद कोई कॉल लीजिएगा केमिकल में उतरने के लिए। और रही बात बालाजी और अल्काइल में, तो सो फार तो बालाजी बेटर लग रहा है, लेकिन मैं फिर भी एक बार वो नंबर देख के आपको वापस रेफर कर लूँगा। ओके, लेटेंट व्यू फॉर 10 ईयर्स कैसा होगा? पुदार साहब, कोई भी स्टॉक है, लेटेंट व्यू क्या आप मतलब अनटिल अनलेस वो कंपनी पिछले 10 साल से ना हो लिस्टेड, तब तक उससे अगले 10 साल की कहानी बताना बड़ा मुश्किल है। आप ऐसे समझिए कि अगर आप मुझसे पूछेंगे जुबिलेंट फूड अगले 10 साल के लिए कैसा है, तो भी मैं शायद 2 साल या 3 ही साल के बारे में बता पाऊँ उसके बाद, क्योंकि ऑब्वियसली बात है उन्होंने अपनी क्रेडिबिलिटी 10 साल में प्रूव की है, जिसमें उनका वो पिज्ज़ा में कीड़ा भी निकल आया, इनपुट कॉस्ट भी प्रॉब्लम हो गई, SSG नेगेटिव चला गया, नेस्ले इशू आ गया, इतना कुछ झेलने के बाद भी वो मैं 2 साल के बारे में ही सोच सकता हूँ उसके बारे में,
किसी भी कंपनी के 10 साल की स्थिति आप क्वार्टर बाय क्वार्टर या 6 मंथ बाय 6 मंथ या ईयरली बाय ईयरली नंबर्स को देख के ही लगा सकते हैं। तो अगर ये नंबर पोस्ट करता रहा ठीक, स्टेक सेल नहीं आए, प्रमोटर एग्जिट नहीं कर गए, कोई नीचे के लेवल प्रमोटर बायबैक करते रहे, कैश फ्लो जनरेशन अच्छा रहा, बिजनेस का आउटलुक अच्छा रहा, तो ही आप इसमें रहिए। अगर ऐसी सिचुएशन नहीं बन रही तो मत रहिए। ऐसे रिस्क एक्सपेरिमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। सबको लगता था कि 10 साल में बड़ा सिनेरियो चेंज होगा, लेकिन आज 10 साल बाद भी हम वही शेयरों पे, ट्रेडिशनल शेयरों पे ही डील कर रहे हैं। वही TCS नंबर 1 है, वही रिलायंस नंबर 1 है, वही HDFC बैंक नंबर 1 है। तो इतने सालों में स्टोरीज बदलती रहती है, लेकिन इसमें थोड़ा थोड़ा मॉडिफिकेशन होता है। कोई भी EV का प्लेयर भी अगर आया है सिस्टम में, तो उसने शुरुआती कारोबार, जैसे आपने देखा होगा कि मारुति EV में नहीं उतरा, हीरो EV में बहुत ज़्यादा नहीं उतरा, बजाज नहीं उतरा, क्योंकि उन्होंने सबको पहले गलती करने का मौका दिया। जब वो पूरी स्टेबल हो जाएगी मार्केट, तब वो एक्वायर कर लेंगे किसी ना किसी को। तो लाइकवाइज ये लोग काम करते हैं। तो एक बार आप समय दीजिए, क्वार्टर बाय क्वार्टर नंबर्स देख लीजिए, उसके बाद आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि इसमें बनने लायक है कि नहीं हो। तो आपको टेक्निकल लेवल भी समझ में आ जाएंगे, कहाँ तक ये रहता है, कहाँ से घूम जाता है, क्या इसकी फेयर वैल्यू है। अकॉर्डिंगली आपको वहाँ पर कॉल लेने होंगे। ओके, भूषण जैन साहब का सवाल IB रियल पर। जैन साहब, मैं एक ही बात बोलूँगा इसको लेकर कि अभी थोड़ा स्टेबल तो हो रहा है, क्योंकि इन लेवल्स में बहुत ज़्यादा इसमें फॉल नहीं आ रहा है। लेकिन अभी भी जब तक नंबर्स नहीं आते हैं, 2-3 क्वार्टर की सिचुएशन नहीं क्लियर होती है, कुछ भी कहना भी मुश्किल है। तो पहले अभी हालात देखिए। पूरा रियल एस्टेट क्रैश हुआ है क्योंकि इंटरेस्ट रेट सिनेरियो बढ़ गया, इनपुट कॉस्ट बढ़ गई है। लेकिन इन दोनों चीज़ों के अलावा अगर इंडिविजुअल कंपनी में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, तो आप बने रह सकते हैं। वरना सिचुएशन को रिव्यू करने के बाद ही आप कोई कॉल लीजिएगा। लेकिन अभी के लिए एटलीस्ट आप बने ही रहिए, वो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि ऑलरेडी बहुत करेक्शन और बहुत बुरा दौर उसने देख लिया है। अच्छा जी, ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक नाउ बाइंग एट प्राइस, टाटा पावर, टाटा मोटर्स नाउ बाइंग एट प्राइस लेवल। अल्पेश साहब, प्राइस लेवल्स को तो मैं कभी ध्यान नहीं देता, क्योंकि मुझे तो बहुतों के भाव भी नहीं याद रहते हैं, स्पेशली ओलेक्ट्रा जैसी कंपनी। ओलेक्ट्रा से मैं इनकी मैनेजमेंट से मिलकर आया था अब से 1 महीना पहले, 1.5 महीना पहले। तब उन्होंने मुझे ये भी बताया था कि बहुत बड़ी कंपनी की एक्सपेंशन प्लान है और ये बहुत जल्दी ट्रक्स बिजनेस के अंदर भी फोरे कर रहे हैं, जो कि इनके EV के स्पेस में, यानी कि बैटरी ऑपरेटेड ट्रक्स जो इंडिया में किसी के पास नहीं है, वो ये लॉन्च करने की सोच रहे हैं। रेलवे कारोबार में भी कंपनी सप्लाईज कर रही हैं, इनकी बसेस भी चलती हैं जो कि इंटरस्टेट ट्रांसपोर्ट में चलती है। तो EV का बहुत बढ़िया प्ले ओलेक्ट्रा को माना जाता है। और वैसे भी ये मेघा इंजीनियरिंग की कंपनी है, तो मेघा अपने आप में एक बहुत बड़ा ग्रुप है दक्षिण भारत का, जो कि इंजीनियरिंग स्पेस में L&T के जैसा काउंट किया जाता है उसे। हैविंग सेड दैट, तो इनको कई सारे माइनिंग स्पेस से भी ऑर्डर मिलने की उम्मीद है इनके ट्रक डिवीज़न के अंदर, और बसेस में भी इनका कारोबार ठीक है। तो कंपनी ठीक है, हायर लेवल से ईज आउट भी हुआ है। और इसका जो वो था ओलेक्ट्रा, पुराने मालिक से नए मालिक जो आए थे, उस भाव को आप इवेलुएट कर लीजिए, उसके आसपास जहाँ मिल जाए वो सबसे अच्छा दाम है खरीदारी करने का, पहली चीज़। रही बात टाटा पावर, टाटा मोटर के केस में भी सर, टाटा पावर एक बार को आप थोड़ा ऐड करिएगा, और टाटा मोटर थोड़ा ही ऐड करिएगा। ऐसा मत करिए कि आउटराइटली एक बार में उतर जाए। लेकिन दोनों स्टॉक में स्टोरीज ज़्यादा हैं, डेट भी है, और उनके साथ इनकी चाल भी बहुत तेज़ रही है, तो इसीलिए थोड़ा ईज आउट होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा दिखती है। उस हिसाब से आप यहाँ पर कॉल लीजिएगा। ओके, दीपक नाइट्राइट सर 2300 की पुट, सॉरी, आप गलत आदमी से पूछ रहे हैं। मैं छोटी अवधि के लिए आप ट्रैक नहीं करता, तो मुझे माफ़ी दीजिएगा। आपकी पुट और कॉल के लिए आप 12 बजे के शो में मैं इसको दोबारा रेफ़र कर सकता हूँ, लेकिन अभी के लिए एटलीस्ट मैं माफ़ी चाहूँगा। ओके, इन्फोसिस 800 शेयर 1580 के दाम पे। घोषाल साहब, अगर आपने व्यू लंबा रखा है, जो कि आपने रखा है मेरे ख्याल से, कि आप कई बार ये सवाल पूछ चुके हैं, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। वो बात अलग है, आपका बड़ा चंक, अगर आपने 800 का बड़ा चंक मानते हैं आप इन्फोसिस का आपके पोर्टफोलियो के हिसाब से, तो वो ऑलरेडी बहुत हायर दाम पर ले चुके हैं, तो इसलिए आपको नीचे के दाम पर थोड़ी घबराहट हो रही है। लेकिन अगर आपका ये बड़ा चंक नहीं है और आपके एपेटाइट है और ऐड करते रहने की थोड़ी SIP वे में, तो करते रहिए। एज ऑफ नाउ तो कोई ऐसा इशू नहीं दिख रहा है। बड़ी मूव आई थी, इन्फोसिस ने अपने ऑल टाइम हाइज हिट किए हैं, तो ऑल टाइम हाइज हिट करने के बाद ये 30-40% रिट्रेस भी हो जाए तो कोई बड़ी चीज़ नहीं होती, जो आप देख भी रहे हैं। आमतौर पर 20% 25% रिट्रेस हो चुके हैं। तो इसलिए आप बिजनेस पे फोकस करिए, भाव पर नहीं, ठीक है। थोड़ा आप ऐड कर सकते हैं। इन्फोसिस जैसी कंपनी अभी भी देश की दूसरी सबसे बड़ी IT कंपनी है, डिस्पाइट इतने मेहम। तो अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे कॉल लीजिएगा। कैश रिच कंपनी है, डेट फ्री कंपनी है, इंटरेस्ट रेट सिनेरियो कोई इम्पैक्ट नहीं होता इनके ऊपर।
और क्योंकि डॉलर की इक्वेशन फेवरेबल है तो इसलिए आईटी वैसे भी ज़्यादा बेटर कर सकता है अनटिल अनलेस कोई ग्लोबल वॉर ना शुरू हो जाए, उसके हिसाब से आप यहाँ पे कॉल लीजिएगा। रतन इंडिया अवॉइड स्ट्रेट अवे, विक्की साहब रतन इंडिया पावर, रतन इंडिया एंटरप्राइजेज, रतन इंडिया रिटेल 3 थे, वो सारे अवॉइड, क्योंकि बहुत ही छोटा स्टॉक है और बहुत ही रिस्की सिचुएशन में पहले भी रह चुका है। तो इंडिया बुल्स ग्रुप के थे दोनों प्रमोटर, जिनकी एक ग्रुप बिक चुका है, वहाँ अभी भी बिकवाली ही चल रही है बिकने के बावजूद भी, और दूसरा ग्रुप की सिचुएशन आप जानते ही हैं, तो फिर इसलिए अभी अवॉइड ही करिए, ज़्यादा बेटर है। जीनल साहब का सवाल है, हाय सर, इन्वेस्ट 1 लाख रुपीज़। अगर मुझे आप कह रहे हैं इन्वेस्ट करने के लिए तो सर मेरी छोड़ दीजिए, लेकिन अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो बेटर यही है कि आप किसी बड़े दिग्गज लार्ज कैप के साथ रहें या उन बिजनेस के साथ जाएं जो कि मोनोपोलिस्टिक सिचुएशन दिखाते हैं या फिर डोमिनेंस दिखाते हैं। हर बिज़नेस में जो डोमिनेंट कंपनी आपको दिखाई पड़े आप उसमें जाएं, थोड़ा डाइवर्सिफाई कर दें। 1 लाख के 5 हिस्से, 1 लाख के 10 हिस्से, वो आप अपने हिसाब से, अपने पोर्टफोलियो के हिसाब से करिए, लेकिन ज़्यादा बेटर यही रहेगा कि 1 लाख को आप छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर 2 या 3 कंपनियों के अंदर हर महीने इन्वेस्ट करते रहिए। वो ज़्यादा बेटर कॉस्ट भी कर देगा और ज़्यादा बेटर आपका पोर्टफोलियो भी डिज़ाइन कर देगा। चलिए फिलहाल अब इतने सवालों में शामिल कर पाऊंगा, माफ़ी बहुत सारे लोगों से जिनसे आज हम बातचीत नहीं कर पाए, और बहुत बहुत शुक्रिया उन सभी लोगों का जिन्होंने हमसे सवाल पूछे। कल है वीकली एक्सपायरी, आप ध्यान संभल कर ट्रेड करिएगा। आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं @Sumit Research, मेरा ट्विटर हैंडल है।